हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन मार्क। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजित कुमार और आज का सेशन में मोस्टली रहेगा क्वेश्चन रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, जो भी टॉपिक जो हमने पढ़ा तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि मेनली कि कौन सा पार्ट है क्वेश्चन में, वो चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिकली फटाफट जुड़ जाइए क्वेश्चन सेशन में। और आज हम क्वेश्चन सेशन में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा प्रीवियस सेक्शन को लेकर, और जो 3 से 4 लेक्चर हमने लिया था इस बेसिस पे आज क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सब कुछ जुड़ जाइए फटाक से, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी रहेगा क्वेश्चन उस पर 10 या 12 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए मोस्टली हम 1 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बेसिकली 1 मिनट के बाद उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। चलिए सब जुड़ गए। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑप्शन ए, बी या सी होगा, जो भी आप आंसर आपको आता होगा उस पर लिखेंगे। फिर देखते हैं किसका आंसर सबसे ज्यादा सही होता है पूरा ये सेशन में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टाइमिंग 1 मिनट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। Options are saprophytic nutrition, option B parasitic nutrition, option C holozoic nutrition and option D autotrophic nutrition। चलिए एक आंसर आ चुका है मेरे पास और देखते हैं। एक और आंसर आ चुका है। आप उतना नहीं टाइप करेंगे तो आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं। जो भी आंसर जो लिखा था वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, पैरासाइट्स होगा। कैसे होता है वो समझते हैं। क्या लिख रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझिए कि बोल रहा है कि इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, जो न्यूट्रिशंस का कौन सा मोड होगा। हमने सेशन में बताया था कि बेसिकली 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 2 लिखा था। पहला लिखा था ऑटोट्रॉपिक, दूसरा लिखा था हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो 2 मोड लिखा था। अब उस मोड में तो हमसे आंसर मिलेगा नहीं, तो क्यों एक ऑर्गेनिजम्स के पूछ रहा है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 2 लिखा था, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 पढ़े थे हम। पहला पढ़े थे पैरासाइटिक, दूसरा हम पढ़े थे सेप्रोट्रॉपिक्स और एट लास्ट पढ़े थे होलोजोइक। ठीक है, ये 3 4 हम पढ़े थे। अब हम लोग एग्जांपल पे देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसने हमने बोला था क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस किस में होता है, ग्रीन प्लांट में। फिर कीमोट्रॉपिक में हमने बोला था सल्फर बैक्टीरिया, जो कि गर्म झरने के पानी में पाया जाता है,
नीचे। फिर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता था कि इसमें केमिकल यूज होता था, इसमें लाइट सनलाइट यूज करता था। जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करके उससे न्यूट्रिशन लेता है और उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, मींस ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, ठीक है। और उसका एग्जांपल हम क्या पढ़े थे, पैरासाइट्स, मॉस्किटो, ठीक है। और सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है बिना उसको हार्म किए, ठीक है। जिसपे क्या होता है, फंगी, ठीक है, फंगी रहता है, जिसपे क्या होता है ना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, जिसमें एग्जांपल मशरूम भी आ सकता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स, अमीबा था, ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन बींग्स में पढ़ना था, ठीक है, ये पार्ट था। तो आप यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बना लिए, कितना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब इससे क्लियर हो चुका है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनर्जी ऑर्गेनिज्म डिराइव करता है फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, मतलब वो तो ऑटोट्रॉपिक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक होता तो किसी और ऑर्गेनिज्म से उसको फूड लेने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या बचा, ये आंसर तो होगा नहीं, फिर बचा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमसे 3 ऑप्शन है, सेप्रोट्रॉपिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। और अब अभी हम बताएं कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म हार्म करके रखेंगे, और यहाँ ऑर्गेनिज्म को हार्म करने का बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरासाइटिक तो होगा ही नहीं, ठीक है। और विदाउट हार्मिंग इट में ह्यूमंस में आएंगे ही नहीं, क्योंकि अमीबा जो पैरामीशियम में जो फूड लेता है वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता है। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी प्लांट को हार्म करके या एनिमल्स को हार्म करके न्यूट्रिशन लेते हैं, तो होलोजोइक होगा नहीं। क्या बचा, सेप्रोट्रॉपिक, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शंस ए लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा सेप्रोट्रॉपिक होगा। यहाँ बच्चे लिखे हैं पैरासाइटिक होगा, तो यहाँ पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए, पूरा क्वेश्चन में यहाँ बोलेगा विदाउट हार्मिंग इट, बिना किल किए पूछ रहा है। ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा और ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद आप आंसर कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, इसको नहीं मिटाते क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन हमको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, टाइमर सेट करते हैं, चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, फंगी में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से आपको समझा दिया है कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। उसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, बस उसका एग्जांपल डाल दिया गया है। चलिए फटाफट आप टाइप कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं आंसर एक्चुअलिटी होगा क्या, ठीक है। सबका आंसर आया है, किसी का डी आया है, किसी का बी आया है, किसी का ए आया है। तो आप जो भी आंसर लिखे पीछे आप देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़िए, आप पढ़ ही नहीं पाए वहां पे। हमने यहाँ पे फंगी लिख दिया और फंगी के बगल में सेप्रोट्रॉपिक लिख ही दिया, तो आप आंसर उतना क्यों दिमाग लगा रहे थे इस पे। यहाँ सिंपल पूछ रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए जिसमें फंगी है, तो फंगी किसका एग्जाम्पल हम लिखे, पहले सेप्रोट्रॉपिक का लिखे। कितना आसान क्वेश्चन था। पैरासाइटिक कैसे हो सकता है, होलोजोइक कैसे हो सकता है, क्या फंगी हम होलोजोइक होता है, ऑटोट्रॉपिक तो बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंगी जो है वो क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, जिसके वजह से वो खाना नहीं बना सकता। फंगी एक प्लांट है लेकिन वो खाना नहीं बना सकता, जिसके वजह से वो ऑटोट्रॉपिक में आएगा नहीं। सेप्रोट्रॉपिक तो आंसर ही होगा, होलोजोइक तो आएगा नहीं, पैरासाइटिक तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, फिर टाइमर सेट करते हैं, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? आप इक्वेशन को लिखिए, इक्वेशंस के बाद आपको समझ में आएगा कि फाइनल प्रोडक्ट है क्या। चलिए फटाफट टाइप कीजिए। चलिए टाइम अप। अब एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, क्या पूछा कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हैं। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और मेरा क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। यहां से तो हमको आंसर दिख ही नहीं रहा है। प्रोटीन नहीं है, स्टार्च नहीं है, फैट्स नहीं है, मिनरल साल्ट नहीं है, ठीक है। अब आंसर को ढूंढते हैं, अंदर भागते हैं। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज होता है। जो भी हमारा जो थर्ड सेशन देखे होंगे लेक्चर का, उसमें हमने बताया था कि जो भी प्लांट होता है वो अपना खाना किसके फॉर्म में जमा करता है? स्टार्च के फॉर्म में जमा करता है। यानी कि ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो आंसर क्या होगा? स्टार्च, ठीक है। अगर एनिमल्स यही पूछता कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस नहीं, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फूड इन द एनिमल्स, क्या होगा? उसमें ग्लाइकोजन होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी खाना, जो प्लांट है वो अपना खाना किसके फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा वो है स्टार्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया? कमेंट कीजिए समझ में आ गया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। टाइम स्टार्ट फिर से करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, फ्रॉम विच अ स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड? जब फोटोसिंथेसिस रिलीज्ड होता है तो फ्री ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए
आप समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर से फ्री ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड। मतलब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें जो ये ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, ये ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन हमसे मिल रहा है तो कहां से प्रोड्यूस्ड हो रहा है? पहला एपिथेलियल सेल, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा स्टोमाटा, चौथा गार्ड सेल। ठीक है, तो आप हमने पिछले सेक्शन में जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बाद हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स पढ़ा था। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स में हमने बताया था कि अपर वाला को अपर एपिडर्मिस, लोअर वाला को लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में क्या था? स्टोमाटा था। ठीक है, क्योंकि एक और बनाते फिर, ये था आपका ठीक है, ये था आपके पास अपर एपिडर्मिस, ये था आपके पास लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब इसके बीच में सेल्स थे जिसने हमने मीजोफाइल सेल्स बोला था, जिसमें आपके पास जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद तो हमने पिछला सेक्शन में आपको बताया था कि जो भी अपर एपिडर्मिस है, जो भी अपर एपिडर्मिस है, जो भी अपर एपिडर्मिस का बात कर रहे हैं, जो अपर एपिडर्मिस क्या करता था? हमें लॉस ऑफ वाटर को होने से बचाता था। ठीक है, मतलब प्रिवेंट करता था वाटर लॉस से, ये इसका काम था। अब लोअर एपिडर्मिस था, लोअर एपिडर्मिस में क्या है? यहाँ पे एक क्या है? स्टोमाटा है। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर को यहां बनाते हैं तो क्या हो जाता था? चलिए, ये हमने क्या बोला था? ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट था। ये क्या था? सेल वॉल था। और ये दोनों क्या है? गार्ड सेल। ठीक है, तो क्या होता था? हम बोले थे स्टोमाटा क्या करता था? स्टोमाटा हमने बताया था इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता था। कैसे होता था? ये हमारे पास गार्ड सेल था, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग से क्या होता था? जब ओपन होता था तो क्या होता था? ऑक्सीजन यहाँ से निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलता था। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस के समय यहाँ से जो पार्ट है, यहीं से क्या मिलता था हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी क्या मिलता था? ऑक्सीजन मिलता था, फ्री ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलता था। जो वाटर कहाँ चल जाता था? ट्रांसपीरेशन के लिए लॉस हो जाता था लिप से, और हमको क्या मिलता था? ऑक्सीजन। ठीक है, और जब हमको फोटोसिंथेसिस करना पड़ता था तो यहाँ से उसको मिलता था कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? स्टोमाटा से रिलीज होता है। ये गार्ड सेल से नहीं रिलीज करता है, सिर्फ गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्टोमाटा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी अभी हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखे हैं। ठीक है, अभी अभी हम पिछला क्वेश्चन से पहले हमने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखा था, सिंपल, उसमें हमने बैलेंस नहीं किया था।
और यहाँ पे बैलेंस के फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप बैलेंस भी नहीं करते हैं, हम एक ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि अगर बैलेंस भी नहीं करते हैं तो भी शायद आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। देखेंगे क्या मिलता है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फोटोसिंथेसिस करेक्टली। करेक्टली कौन कौन सा रिप्रेजेंट करता है। फिर से हम इक्वेशन नहीं लिख के पिछला इक्वेशंस में जाते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस, तो हमारे पास इक्वेशंस में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट के यहाँ हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देते हैं और यहाँ ऑक्सीजन एंड वाटर मिलता है। तो अब हम ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऑप्शन तो डी वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन ए, बी और सी। जिसने भी ऑप्शन डी लिखा होगा उसका तो सबसे पहले ही खत्म हो गया। दूसरा आंसर हम यहां से निकालेंगे कि क्या होगा। हम जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो इक्वेशन में क्या लिखा गया है, सनलाइट लिखा गया एंड क्लोरोफिल लिखा गया। हमारे पास तो ऑप्शन मिल गया कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो क्या जो कंडीशन रिक्वायर्ड है सनलाइट और क्लोरोफिल है या नहीं है। यहाँ पे आप देखिए इसमें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना सनलाइट दिया गया है ना क्लोरोफिल दिया गया है। इसमें सनलाइट दिया गया है, क्लोरोफिल नहीं दिया गया, तो ये आंसर ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंडीशन भी तो होना चाहिए। सनलाइट एंड क्लोरोफिल था, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो बाय प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, बैलेंस भी नहीं करते तो भी हो जाता। सिंपल आपको चार चीज याद रखना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। आंसर वैसे ही मिल जाता, ठीक है। चलिए समझ गए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए चलिए क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था, आपको याद होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में थोड़ा गड़बड़ी है। ये स्ट्रक्चर था, इसके अंदर में हमने क्या बनाया था, ये बताइए क्या है। ये मान लीजिए क्या है, फिर इस पे ये डीएनए राइबोसोम्स है। चलिए हमने लिखा था, इसको हम बोल रहे थे आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोल रहे थे हम इनर मेम्ब्रेन, और ये दोनों का स्पेस था इसलिए बोलते थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब ये तीनों चीज को मिला के जो थैलेकोइड, ये क्या है, ग्रेना है, और सिंगल को हम क्या बोलते हैं, थैलेकोइड्स। और जो पार्ट बच गया उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब यहां से पूछ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एक साइट है फोटोसिंथेसिस का, कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट में कहां पे होता है, वो होता है यहाँ पे। कहां पे होता है, यहाँ पे होता है, सिंगल पे, थैलेकोइड्स में। और थैलेकोइड्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। समझ पाए कि थैलेकोइड सिंगल को बोलते हैं, पूरा जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होगा स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। जो जोड़ रहा है इसको ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे पार्ट है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट साइट है फोटोसिंथेसिस का, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसका भी ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 8। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कौन रिगार्डेड बाय कौन करता है। चलिए पूछ रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा मींस ये हमारे पास है गार्ड सेल ये है ओपन, और दूसरा गार्ड सेल बना रहे हैं, रुक जाइए, ये दूसरा गार्ड सेल, ठीक है। ये गार्ड सेल ओपन है और ये क्लोज है, सॉरी स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों गार्ड सेल, ठीक है। अगर आंसर में नहीं पता होता कि टर्जिडिटी मतलब क्या होता है, टर्जिडिटी मींस फूलना होता है, ठीक है। जैसे अगर ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा जैसे ही फूलेगा तो खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा रेगुलेटेड बाय दो गार्ड सेल, उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। ये क्वेश्चन हमने पिछले सेक्शन जो हमने पढ़ाया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका आंसर है। आप ढूंढिए, जल्दी बताइए आंसर। इसका आंसर जो भी अभी मेरा जो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर वाला पार्ट देखे होंगे पक्का वो आंसर दे देंगे। अभी जो हमने स्टोमाटा से पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसी में आंसर था इसका कि वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। और हमने नोट्स में भी लिखाया था कि लाइट रिएक्शंस कहां पे होता है और डार्क रिएक्शंस कहां पे होता है, ठीक है। चलिए पीछे ही चलते हैं। यहां पे हमने बनाया था स्ट्रोमा,
और यहीं पे लिख दिया है क्वेश्चन में, यहीं पे आंसर है। देखिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट पूछा जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस होता है मतलब फोटो मींस लाइट, और हमसे पूछा लाइट रिएक्शंस कहाँ होगा, तो लाइट रिएक्शंस तो पता चले क्लोरोप्लास्ट में होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा, थैलाकोइड्स। थैलाकोइड्स अगर ऑप्शन नहीं दिया तो क्या है, ग्रेना। आंसर क्या होगा, ग्रेना, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, Where does the light reaction take place? लाइट रिएक्शंस कहाँ पे होता है? ऑप्शन सर ग्रेना, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल आपका आंसर था ग्रेना होगा। ठीक है, चलिए एक और अगर आंसर पूछे Where the dark reactions take place, तब आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर डार्क रिएक्शंस का पूछे तो डार्क रिएक्शंस कहां पे होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा, कहां पे होगा। लाइट रिएक्शंस तो बता दिए कि अब ग्रेना में होगा, तो डार्क रिएक्शंस कहां पे होगा। कमेंट नहीं आ रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, बताइए। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर आप 10 मान लीजिए कि क्या है, लाइट रिएक्शंस तो बता दिए कि आपका ग्रेना में होता है, तो डार्क रिएक्शंस कहां पे होगा। फिर से आप लिख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे होगा, अभी तो बताया कि लाइट रिएक्शंस ग्रेना में होता है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। ये आंसर लिखे है विक्रम कुमार, जिसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हिच बाय प्रोडक्ट इज रिलीज्ड बाय द प्लांट। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट कौन सा बाय प्रोडक्ट की ओर से बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चलिए 5 4 3 2 1 गो। पूछ रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन सा बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या मिला, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ऑप्शन में ढूंढिए क्या बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन में देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं है, नाइट्रोजन है, नहीं है, हाइड्रोजन है, नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। सबने आंसर सही सही कमेंट सेक्शन में लिखा। चलिए फिर एक और क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ। लिख रहा है क्वेश्चन, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज आर द टू एसेंशियल फेज ऑफ। ऑप्शन ए डार्क रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी फोटो रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस।
चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइट डिपेंडेंट फेज, देखते हैं क्या होता है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्या होता है, इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का। CO2 plus H2O in the presence of sunlight, क्लोरोफिल, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, C6 H12 O6 O2 प्लस H2O। और जो भी पिछला वीडियो देखे होंगे उसमें पता चल रहा होगा कि लाइट रिएक्शंस क्या होता है, वाटर से ये बनना को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शंस, मींस लाइट डिपेंडेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनना को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। ठीक है, अब यहां से पूछता है लाइट डिपेंडेंट फेज कौन सा है, वाटर है, ऑक्सीजन मिल रहा है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज कौन सा है, डार्क रिएक्शंस है। तो बताइए कौन सा दो एसेंशियल फेज किसमें पाया जाएगा, इक्वेशन किसका है, फोटोसिंथेसिस का। आंसर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्शन क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगा, डार्क रेस्पिरेशन कैसे होगा। अगर डार्क रेस्पिरेशन होता तो लिखता सिर्फ लाइट इंडिपेंडेंट, तो डार्क रिएक्शंस बोलते हैं। अगर लाइट रेस्पिरेशन बोलता तो लाइट डिपेंडेंट फेज, लेकिन वहां पे हमसे पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है, तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शंस किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आज का सेशन का, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या है। इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हम अभी तक 8 से 10 बार लिख चुके हैं। ठीक है, 8 से 10 बार हम लिख चुके हैं फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बनाए थे, रिएक्टेंट बनाए थे, क्या होगा। चलिए इक्वेशंस पे ही चलते, पीछे इक्वेशंस को हमने कितने बार लिखा। तो बताइए बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। तो ऑप्शंस क्या होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। तो सारा आंसर है तो ऑल दी अबव मिल रहा होगा। ठीक है, मतलब हमने आज जितना भी 12 से क्वेश्चन किया उसमें से 8 क्वेश्चन हमने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ही लिखा, और उसी से हमसे अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन ही बन गया। फिर हमने क्लोरोफिल बनाया, गार्ड सेल बनाया, स्टोमाटा बनाया, उसके बाद सेप्टोट्रॉपिक, पैरासाइटिक लिखा, तो सारा सेशन ही कंप्लीट हो गया। जितना क्वेश्चन हम लिखे थे 12 क्वेश्चन, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। मतलब जितना लोग ने अभी तक आंसर दिया, जितना लोग ने अभी तक आंसर दिया उसमें से जितना को सही हो गया, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। ठीक है, मतलब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आप सारा क्वेश्चन को आसानी से लिख पा रहे हैं, मतलब आंसर को रियलाइज कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। चलिए एक बार सारा क्वेश्चन को हम एक एक बार रिवाइज करते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर लिखते हैं। ध्यान दीजिए, हमसे पूछ रहा है कि इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बना दिए हम, ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड, मतलब खाना लेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो बिल्कुल खाना लेगा। अनदर ऑर्गेनिज्म से लेगा, लेकिन मेन चीज आपको ये याद रखना है, यही तो आंसर छिपाता है, विदाउट। आप विदाउट ना पढ़ के आप किलिंग पढ़ते हैं, मतलब मार के। विदाउट आप छोड़ दिए, इसलिए मैक्सिमम आंसर जिसका गलत हो गया है, यही कारण है।
आता आपको सब है, लेकिन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे थे। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली सही ही होता। चलिए बताइए, विदाउट किलिंग ईच तो खाना तो ऑटोट्रॉपिक बनाएगा नहीं, ठीक है, इसमें तो खाना बनाएगा लेकिन वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। पैरासाइटिक नहीं होगा क्योंकि किल नहीं कर रहा है, सेप्रोट्रॉपिक होगा, इसलिए पहला आंसर आपका सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। दूसरा क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। अभी हमने लिखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फंगी में पाया जाएगा वो ऑटोट्रॉपिक तो होगा नहीं। क्यों नहीं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक तो होगा नहीं क्योंकि पैरासाइटिक के लिए पैरासाइटिक एथी होना चाहिए, पैरामीशिया एथी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मॉस्किटो होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशंस आप लिखते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसलिए आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच स्ट्रक्चर फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फ्री ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलता है? एपिडर्मिस नहीं मिलता है, एपिडर्मिस तो लॉस होने से बचाता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। कोटेक्स होगा ही नहीं। गार्ड सेल तो सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करता है, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? स्टोमाटा से ही रिलीज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू जाता है, और हमको फ्री ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है, वो कहां से मिलता है? स्टोमाटा से मिलता है, इसलिए आंसर क्या होगा? स्टोमाटा। फिर था Which of the following represent फोटोसिंथेसिस का इक्वेशंस। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशंस हम अभी तक कितने बार लिखे? वही यहाँ पे आप यहाँ भी देखते तो यहाँ पे आप बना ही नहीं सकते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे कुछ भी रिएजेंट नहीं डाला था इसलिए ऑप्शन वो गलत हो जाता। ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ पे है इस दोनों में है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता ही नहीं है बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोफिल में, इसलिए आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। वहां पे हम स्ट्रक्चर में बताए थे थैलेक्वाइट्स वाला। फिर है हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रिगार्डेड एज गार्ड सेल। गार्ड सेल ही उसको प्रिवेंट करेगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए। सर मन नहीं लग रहा है। Where does the light reaction take place? लाइट रिएक्शंस कहाँ टेक प्लेस होता है? पिछला ही स्लाइड में बना गया है। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में नहीं, ग्रेना में होता है, थैलेक्वाइट्स में होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जो हमने वहां से लिखा, सिंपल आंसर था। फिर हमारे पास था लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस किस में होता है? क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस में होता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। लास्ट में है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, ग्लूकोज मिला, वाटर मिला और ऑक्सीजन मिला, ठीक है। सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। ठीक है बाबू, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मोटिवेट चाहिए। बायो पढ़ने का कोई अच्छा तरीका बताइए ना, सही से स्कूल में ठीक से नहीं होता। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ चुका है कि आपका जो भी लेक्चर जो अभी हमने अपलोड किया, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, जिसने भी देखा है उसका आंसर यहाँ पे जितना भी लेक्चर अटेंड किया उसके हिसाब से जो क्वेश्चन था आपने बहुत अच्छे से बनाया। और रहा बात पढ़ने का कोई भी सिंपल क्या होता है, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अगर आप शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं तो आप स्टूडेंट नहीं हैं। सिंपल है, आपको खराब लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ने के लिए शॉर्टकट तरीका ना ढूंढें, ठीक है। सबसे बड़ा तरीका है कि आपको खुद के लिए खुद से मोटिवेट होना होगा। खुद से मोटिवेट होने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे तो आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छा से चलेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए आप हमेशा पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई भी डॉट रिलेटेड होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप क्वेश्चन मार्क में मेल कर सकते हैं। उसके रिलेटेड आपको हम पार्टिकुलरली एक अलग लेक्चर बना के देंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपका डॉट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन मार्क में ज्वाइन करने के लिए
थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन मार्क देखते रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।